वेलकम फ्रेंड, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर सेकंड टाइटल्ड एज यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। इसके प्रीवियस वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें हम लोग एस्टिमेट किया एक लार्ज डिस्टेंस का, स्मॉल डिस्टेंस का और मीडियम डिस्टेंस का। बस उसी पैटर्न पर आज हम ये कोशिश करेंगे कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ मास, स्मॉल मास एंड मीडियम मास के विषय में किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं उसके विषय में हम सीखेंगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि जहाँ तक मेजरमेंट की बात है तो लेंथ, मास एंड टाइम के मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंटल या फिर पर्सनल एरर्स होते रहते हैं। जो मेजरमेंट कर रहा है वो एरर करता है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे एरर होती है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एरर्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आइए शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हम एक मास को किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत होती है। वी नीड अ यूनिट टू मेजरमेंट इन फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली मास क्या होता है। पहले हम ये देख लें कि मास होता क्या है। तो इस मास के लिए हम जब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसका मास का डिफाइंड कुछ इस तरीके से किया जाता है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है उसका मास डिसाइड किया जा सकता है और उसका डेंसिटी कितना है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक छोटा सा स्टोन ले और एक बड़ा सा स्टोन ले तो हम ये पाएंगे कि जो बड़े वाला स्टोन है उसका वेट अधिक है छोटे वाले स्टोन से। रीज़न था कि उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों कम थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो मास होता है वो लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट, जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, तीनों को मिलाकर इस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स कितने क्लोज हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कितनी उसकी डेंसिटी है, यह डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो उस तरीके से यहाँ पर डी आ जाता है। L इंटू बी इंटू एच इंटू डी, ये सब मिल के बनते हैं मास। ओके, तो ये जो मास होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड डेंसिटी पे डिपेंड करता है किसी एक ऑब्जेक्ट के। अब इसका यूनिट क्या है और किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एट द फर्स्ट हम आते हैं इसके हिस्ट्री में। तो आप आ जाइए 1795 में। 1795 में एक कोई भी कंटेनर ले लीजिए जो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर ब्रीथ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट का हो। यानी इसको आप ब्रीथ मान लीजिए और इसको लेंथ और इसको ब्रीथ और इसको हाइट मान लीजिए। अगर इस तरीके से मानते हैं और ये 10-10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर ईच, यानी ये क्यूब है, तो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा में आप वाटर डालिए। जितना वो वाटर
2607015 इंटू 10⁻³ JS इसकी यूनिट है। तो H की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कहाँ पे है, क्यों है, कैसे, मैं बता रहा हूँ इसको। ये आपकी वैल्यू है 6.62607015 इंटू 10⁻³ JS, and joule second can also be written as kg m²/s। ओके, तो ये जो नंबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जहाँ की मीटर आप जानते हैं कि कहाँ से लिया गया है, और सेकेंड क्या होता है ये भी आपको पता है। यहीं से केजी निकाली जाती है, जो वैल्यू आती है 1 kg के बराबर होती है। तो ये जो आपका कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, आज केजी के लिए यानी मेजरमेंट ऑफ मास के लिए यूनिट जो बना हुआ है वो प्लांक कांस्टेंट के बेस पे है, और इसी पे आज चल रहा है। ये जो प्लांक कांस्टेंट है, जैसा कि मैंने देखा कि हाँ जूल पर सेकेंड जूल सेकेंड इसका यूनिट सा, और जूल सेकेंड कैन आल्सो बी रिटन एज kg m²/s, और यहाँ से हम kg की वैल्यू निकालते हैं। तो ये है क्या, एक्चुअली आप जानते हैं फोटॉन, फोटॉन का आपने नाम सुना होगा। जब हम बात करते हैं सनलाइट, सनलाइट इज आल्सो एन एनर्जी, और सनलाइट को तरह तरह के से डिफिनीसन दिया गया। इसमें दो साइंटिस्ट जो हैं दो तरीके से अपना कंसेप्ट दिए। एक थे न्यूटन, जिन्होंने कहा कि ये जो लाइट है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, और उसका हर एक कण जो होता है वो फोटॉन के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ये प्रूफ नहीं कर पाए। उसके बाद हाइगेंस आए और उन्होंने बताया कि ये जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये एक वेव है। तो वेव में आपको फ्रीक्वेंसी मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इन दोनों को कोरिलेट करने के लिए कि एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है E, एनर्जी ऑफ फोटॉन 1 की, वो होती है H इंटू सिग्मा। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी, और ये कांस्टेंट होता है जिसे बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू वही होती है जो ऊपर लिखी हुई है। तो एक फोटॉन की जो मास होते हैं, मास और एनर्जी का रिलेशन होता है कि अगर आप मास को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो एनर्जी के फॉर्म में आता है, और एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर कन्वर्जन कर सकते हैं मास में। यानी एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, एंड मास कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो उस केस में यहाँ पे अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक मास ऑफ फोटॉन को, तो उस केस में कांस्टेंट जो होता है ये वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट आफ्टर क्रिएटेड, जो क्रिएट किया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो इसके बराबर होती है मास। तो यही से ये वैल्यू यहाँ पर ली गई है। ओके, तो ये इस तरीके से हम देखें तो जो ये कांस्टेंट प्लांक कांस्टेंट है, ये आपको फ्रीक्वेंसी से भी, मास और फ्रीक्वेंसी भी रिलेशन बना देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर EP इज द फोटॉन, मास ऑफ फोटॉन, एंड ये आपका देखते हैं फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये रिलेशन बना दिया मास एंड फ्रीक्वेंसी में। जैसा कि मैंने बताया कि मास फोटॉन के लिए न्यूटन का कॉन्सेप्ट था, हाइगेंस का था आपका फ्रीक्वेंसी वेव। तो इस तरीके से प्लांक कांस्टेंट है। अब आते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम छोटे मास को मेजरमेंट करते हैं और उसके यूनिट्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो किलोग्राम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, वो आपका केजी है। SI यूनिट में आपका केजी है। यानी इससे हम छोटे मिडिल के जितने भी चीज़ें हैं उसका मेजरमेंट करते रहते हैं, प्रैक्टिकल वे में, इंडस्ट्रियल एरियाज में, कमर्शियल एरियाज में, साइंटिफिक एरियाज में भी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम जब केजी की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे हमारे पास साइजेज होते हैं, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये छोटे साइज के होते हैं। इन्हें मेजरमेंट कर पाना केजी से बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए एक अलग से यूनिट बनाया गया था जिसे हम बोलते हैं AMU,
AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और कार्बन का जिसमें 12 एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे C की वैल्यू को आपको 12 यूनिट दिया गया, और इसका अप्रोक्सीमेटली वेट करने के बाद जो वेट आया था 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg आया था। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो जाती है kg में कैलकुलेशन करने से, इसलिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम अक्सर करके एटॉमिक मास यूनिट में ही मेजरमेंट करते हैं उनके मास को। तो जहाँ तक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात है, तो दे आर प्रिफरेबल टू मेजर इन AMU रेदर देन kg। kg के अपेक्षा वो AMU में ज़्यादा प्रिफरेबल होते हैं, प्रिफर किए जाते हैं। दूसरा जो है कॉमन मेजरमेंट, जैसा कि हमें पता है, ये कॉमन मेजरमेंट जो की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कॉमन बैलेंस होते हैं, आप ग्रोसरी की दुकान पे चले जाइए, परचून की दुकान पे चले जाइए, तो वहाँ पे जो आपको बैलेंस मिलेंगे उससे हम मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, ये सब चीज़ें मेजरमेंट करते रहे। तो ये आपका बैलेंस तराजू के द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है। तीसरा आते हैं, तो तीसरा आपका जो डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस है, लार्ज मास, बहुत बड़ी बड़ी मास, जो कि जिसके लिए बैलेंस बना पाना, कर पाना मुश्किल है, जैसे मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून एंड मास ऑफ सन, मास ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो इनका प्रयोग जो हम करते हैं क्लास 11th के चैप्टर 8 में, ग्रेविटेशनल नाम का एक चैप्टर है, जिससे वहाँ से हम उसका कर सकते हैं। तो इसको हम लार्ज मास के लिए आइए देखते हैं किस तरीके से मेथड का यूज करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन इट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लार्ज मास मेजरमेंट। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स में आप जानते हैं जैसा कि F इक्वल टू ये G कांस्टेंट होता है, जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का मास m है और अर्थ का मास m है, एंड अर्थ का जो रेडियस है वो r है। तो ये आपका फार्मूला होता है Gmm/r², जहाँ पर G इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैं हूँ, हमारे पृथ्वी फोर्स लगा रही है ग्रेविटेशन ड्यू टू मास, और ये मैं हो गया और ये अर्थ हो गई और ये रेडियस हो गया ऑफ द अर्थ। वो इसलिए क्योंकि जो ग्रेविटेशन का डायरेक्शंस होता है वो अर्थ के सेंटर पे होता है, यानी जो यहाँ से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पर रेडियस बनाया गया है। यानी किसी अर्थ के किनारे पर खड़ा व्यक्ति कितना फोर्स फील करता है, उसके लिए आपको अर्थ का रेडियस, आदमी का मास एंड अर्थ का मास एंड जी की वैल्यू निकालनी होती है। जो आपको पता है कि जी की जो ये वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, ये आपका है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये आपका वैल्यू होता है जी का। तो जैसा कि हम एक बड़े साइज, मतलब वी आर गोइंग टू मेजर द मास ऑफ अर्थ की मास कितनी होती है ये मेजरमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो F है, आप जानते हैं कि फोर्स भी mg लिखा जा सकता है, mg होता है। जिससे हमने कहा कि 50 kg, तो ये मास हम डिनोट करते हैं, तो g से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स क्रिएट होके आ जाती है। यानी ये फोर्स रिप्लेस हो सकता है mg से, यानी ये इसके इक्वल में होगा। तो इस केस में Gmm/r²। जैसा कि जानते हैं जो mg हमारे पे जो फोर्स लग रहा है, ये मेरा वेट है और खुद यहाँ पर भी मेरा वेट है, तो ये m से m कैंसिल कर सकते हैं आप। और अर्थ का m निकालने के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं Gr²/g, Gr²/g। आप g की वैल्यू आप जानते हैं, रखेंगे, रेडियस रखेंगे अर्थ का, एंड g की वैल्यू यहाँ पर ये जो रखा हुआ है इसको रखेंगे, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं मास ऑफ द अर्थ। उसी तरीके से मून का, स्टार्स एंड सन्स वगैरह के जितने भी मासेस होते हैं कैलकुलेशन किए जाते हैं, और इन्हें जो वेट करना, बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
तो बड़े जो लार्ज मास के होते हैं कुछ इस तरीके से मेजरमेंट किए जाते हैं। आइए देखते हैं अब शॉर्ट मास के लिए कि हम अगर कोई शॉर्ट मास है, छोटी सी स्मॉल मास है, तो उसको किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। एक्चुअली स्मॉल मास के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ ये ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन बीम्स वगैरह के जरिए हम छोटे मास को मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसमें एक होता है ट्राइजेक्टरी होता है, एक तो इसमें लगा होता है अंदर जो ट्राइजेक्टरी होता है, और ये जो ट्राइजेक्टरी है ये प्रोपोर्शनल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहते हैं उनके मास के, और ये कुछ ये प्रोपोर्शन में होता है जो चार्ज पार्टिकल मूवमेंट में होते हैं उनके मास के। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट कर लिया जाता है और फिर हमें आउटपुट मिल जाता है कि इस छोटे स्मॉल साइज़ के मास कितने हैं। मतलब सीधा सा था कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो हमारा एक कार्बन का कार्बन का है उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो 12 यूनिट, लेकिन जब यहाँ पर हम 12 AMU की बात करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg कैसे आया। ये एक्चुअली ये स्पेक्ट्रोग्राफ का ही मतलब था, स्पेक्ट्रोग्राफ से ही मेजरमेंट किया गया था। तो इस तरीके से समराइज करते हुए हम ये देखते हैं कि आज हमने जो मेजरमेंट करने की कोशिश की वो किया स्मॉल मास, लार्ज मास एंड मीडियम मास। ओके, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।